सब्सक्राइब करिए राइजिंग उत्तर प्रदेश को और दबाइए इस बेल आइकन को ताकि आप पाए यूपी की न्यूज अपने मोबाइल पर सबसे पहले। प्रदेश में लव जिहाद और धर्म परिवर्तन की घटनाओं पर लगाम लगाने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सख्त कदम उठाया है। यूपी कैबिनेट ने प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अध्यादेश 2020 को मंजूरी दे दी है। इस कानून के लागू होने के बाद छल कपट व जबरन धर्मांतरण के मामले में 1 से 10 वर्ष तक की सजा का प्रावधान होगा। यूपी कैबिनेट की बैठक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सरकारी आवास पर हुई। सीएम योगी की अध्यक्षता में कुल 21 प्रस्ताव पर मुहर लगी, जिनमें सर्वाधिक चर्चित और प्रतीक्षित धर्मांतरण विरोधी अध्यादेश को भी स्वीकृति दे दी गई है। आइए जानते हैं कि इस अध्यादेश के मुख्य बिंदु क्या हैं। जबरन धर्मांतरण को योगी सरकार ने और कठोर करने का फैसला किया है। सामूहिक धर्मांतरण के मामले में भी 3 से 10 वर्ष तक की सजा होगी। जबरन या कोई प्रलोभन देकर किसी का धर्म परिवर्तन कराया जाना अपराध माना जाएगा। विवाह के जरिए एक धर्म से दूसरे धर्म में परिवर्तन भी कठोर अपराध की श्रेणी में होगा। यह अपराध गैर जमानती होगा। सामूहिक धर्म परिवर्तन के मामलों में शामिल संबंधित सामाजिक संगठनों का पंजीकरण निरस्त कर उनके विरुद्ध भी कार्रवाई की जाएगी। अध्यादेश के उल्लंघन की दोषी किसी संस्था अथवा संगठन के विरुद्ध भी सजा का प्रावधान होगा। जबरन धर्म परिवर्तन के मामलों में साक्ष्य देने का भार भी आरोपित पर ही होगा, यानी कपट पूर्वक जबरदस्ती या विवाह के लिए किसी का धर्म परिवर्तन किए जाने के मामले में आरोपित को ही साबित करना होगा कि ऐसा नहीं हुआ है। यह अपराध संज्ञेय अपराध की श्रेणी में होगा और गैर जमानती होगा। अभियोग का विचारण प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट की कोर्ट में होगा। यदि किसी लड़की का धर्म परिवर्तन एकमात्र विवाह के प्रयोजन के लिए किया गया तो विवाह शून्य घोषित हो जाएगा। प्रदेश में अब धर्मांतरण के इच्छुक होने पर तय प्रारूप में डीएम के समक्ष 2 माह पूर्व आवेदन अनिवार्य होगा। इसके उल्लंघन पर 6 माह से लेकर 3 वर्ष तक की सजा तथा कम से कम 10,000 रुपए तक का जुर्माना का प्रावधान होगा। एक धर्म से दूसरे धर्म परिवर्तन के लिए तय प्राधिकारी के समक्ष यह घोषणा करना होगा कि धर्म परिवर्तन किसी छल कपट के तहत जबरन बलपूर्वक कोई प्रलोभन देकर अथवा कपटपूर्ण रीति से विवाह द्वारा एक धर्म से दूसरे धर्म में परिवर्तन के लिए नहीं है। कोरोना की दूसरी लहर के खतरे को भांपते हुए प्रदेश की योगी सरकार ने शादी समारोह में अब 200 की जगह सिर्फ 100 मेहमानों को बुलाने की छूट दी है। उन्हें यदि एक साथ खाना खिलाना भी है तो 50-50 की शिफ्ट में खिलाना पड़ेगा। लेकिन अब उन परिवारों के सामने बड़ा संकट है जिन्होंने गृह विभाग के पुराने नियम के मुताबिक 200 मेहमानों को कार्ड बांट दिया था। अब किन मेहमानों को बुलाया जाए और किन्हें मना किया जाए, इस बात को लेकर कई परिवारों में मनमुटाव भी हो रहा है। कुछ परिवार अपने रिश्तेदारों को फोन कर माफी मांग रहे हैं। लोग शादी में जितने लोगों को बुलवाते हैं उससे 100 से 50 ज्यादा लोगों का खाना बनवाते हैं ताकि कम न पड़े। इस हिसाब से कैटर्स को ऑर्डर दिया गया था। अब कैटर्स वाले मेन्यू घटाने से हाथ खड़े कर रहे हैं और अब शादी में बैंड और डीजे भी नहीं बजेगा। ऐसे में पहले से दिया गया बयाना भी डूब गया। मथुरा जिले में नंदगांव स्थित नंद बाबा मंदिर में नमाज अता करने वाले फैसल और चांद मोहम्मद की जमानत याचिका खारिज कर दी गई। यह मामला अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की कोर्ट में था। करीब 2 माह तक वादी और प्रतिवादी पक्ष के वकीलों की बहस के बाद अदालत ने अपना आदेश सुरक्षित रख लिया था। शाम को अदालत ने जमानत खारिज होने का फैसला सुनाया। अब आरोपी पक्ष हाई कोर्ट का रुख करेगा। उन्नाव में एक बड़ा हादसा टल गया। दरअसल लखनऊ कानपुर हाईवे पर अचानक हुए शॉर्ट सर्किट से एक एम्बुलेंस आग का गोला बन गई। यह हादसा अजगैन कोतवाली क्षेत्र के जगदीशपुर गांव के समीप का है। गनीमत रही कि हादसे के वक्त एम्बुलेंस में कोई मरीज या तीमारदार नहीं था। एम्बुलेंस के ड्राइवर व EMT यानी इमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियन गाड़ी में धुआं भरने के बाद समय रहते उतर गए थे।
बाल यौन शोषण मामले में गिरफ्तार आरोपी जेई राजभवन की रिमांड सीबीआई को नहीं मिली। बांदा की एडीजे 5 की अदालत ने सुनवाई के बाद आज तक के लिए फैसला सुरक्षित रख लिया है। आरोपी पर 3 जिलों में 50 से ज्यादा बच्चों का यौन शोषण करने का आरोप है। उसे चित्रकूट से गिरफ्तार किया गया था। आरोपी जेई राजभवन सिंचाई विभाग में कार्यरत था। गिरफ्तारी के बाद उसे सस्पेंड कर दिया गया था। वाराणसी में एक A4 साइज पेपर पर वसूली लिस्ट चौकी चितईपुर के नाम से लेटर वायरल है, जिस पर भांग, शराब, गैस रिफिलिंग की दुकानों से उगाही के रेट लिखे हुए हैं। इस वसूली लिस्ट को IPS अमिताभ ठाकुर ने अपने अधिकृत ट्विटर हैंडल से पोस्ट किया है। उन्होंने IG रेंज और ADG जोन वाराणसी से कार्रवाई की मांग की है। वहीं मामला संज्ञान में आने के बाद वाराणसी के SSP अमित पाठक ने SP क्राइम ब्रांच को जांच सौंप दी है। बदायूं में एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। यहां बगैर मास्क लगाए जा रहे बिजली विभाग के SSO की पुलिस कर्मियों से झड़प हो गई। SSO ने महिला इंस्पेक्टर से जेई से बात करानी चाहिए, लेकिन मोबाइल छीनते हुए महिला इंस्पेक्टर ने उसे थप्पड़ जड़ दिया। इससे नाराज बिजली कर्मियों ने थाने पहुंचकर धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया और 35 गांवों की बिजली गुल कर दी। बिजली गुल होने के बाद करीब 10,000 घरों में अंधेरा छा गया। पुलिस अफसरों के मनाने पर बिजली कर्मचारियों ने अपनी जिद छोड़ी और बिजली सप्लाई बहाल की। ऐसे में करीब 4 घंटे बिजली गुल रही। CO सिटी विनय द्विवेदी ने कार्रवाई का आश्वासन दिया है। प्रदेश में 11 शिक्षक स्नातक विधान परिषद सदस्य सीट के लिए सभी पार्टियां प्रचार में जुटी हुई हैं। 1 दिसंबर को मतदान होना है, 3 दिसंबर को रिजल्ट आएंगे। समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम गोरखपुर पहुंचे। उन्होंने गोरखपुर फैजाबाद खंड शिक्षक निर्वाचन MLC चुनाव में सपा प्रत्याशी अवधेश यादव के पक्ष में गोरखपुर में जनसभा की। इस दौरान उन्होंने पुरानी पेंशन बहाली का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि प्रदेश में सपा की सरकार आने पर पुरानी पेंशन बहाल करेंगे, वित्त विहीन शिक्षकों को उचित मानदेय भी देंगे। बरेली में मामूली सी बात पर एक ई-रिक्शा ड्राइवर को इस कदर पीटा गया कि उसकी जान चली गई। सूचना पाकर मौके पर पहुंचे परिवार वालों ने बरेली लखनऊ नेशनल हाईवे पर हंगामा किया तो पुलिस पहुंची। आरोपियों पर सख्त कार्रवाई का आश्वासन देकर उन्हें शांत कराया गया। पुलिस ने 3 संदिग्धों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू की है। मिर्जापुर जिले में 9वीं की एक छात्रा ने छेड़खानी से तंग आकर खुद को आग के हवाले कर दिया। देर शाम उसकी मौत हो गई। पीड़ित परिवार ने DM सुशील कुमार और SP अमित कुमार से मुलाकात कर न्याय की गुहार लगाई। इसके बाद हरकत में आई पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। प्रयागराज में 20 नवंबर को जहरीली शराब पीने से हुई मौतों को लेकर अब बहुजन समाज पार्टी की अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने योगी सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में जहरीली शराब पीने से गरीबों की मौत व परिवारों के उजड़ने की घटनाएं लगातार हो रही हैं, जो अति दुखद है। प्रयागराज की ताजा घटना में भी अनेक लोगों की मौत के बाद सरकारी कार्रवाई उचित हुई, लेकिन इस समस्या के समाधान हेतु दोषी अफसरों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई होनी बहुत जरूरी है। पूर्व की सपा सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे आजम खान की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। आजम के खिलाफ ईडी की जांच के बाद अब सीबीआई भी उन पर कानून का शिकंजा कसने की तैयारी में है। राज्य सरकार की सिफारिश पर शिया और सुन्नी वक्फ बोर्ड की जांच कर रही सीबीआई को पुख्ता प्रमाण मिले हैं कि आजम के मंत्री रहते निजी फायदे के लिए दोनों वक्फ बोर्ड का दुरुपयोग किया गया था। मामले से जुड़े दस्तावेजों की सीबीआई जांच पड़ताल कर रहा है। रामनगरी अयोध्या में निर्माणाधीन हवाई अड्डे का नाम भी भगवान श्री राम के नाम पर होगा। हवाई अड्डे का नामकरण मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम हवाई अड्डा किए जाने का प्रस्ताव कैबिनेट ने स्वीकृत कर लिया है। इस संबंध में विधानसभा में पारित कराने के लिए प्रस्तावित संकल्प के आलेख को अनुमोदित कर दिया गया है। उसके बाद प्रस्ताव नागर विमानन मंत्रालय भारत सरकार को प्रेषित करने का फैसला भी लिया गया है।
प्रयागराज में आरएसएस की अखिल भारतीय कार्यकारी मंडल की बैठक के बाद गोहनिया के वशिष्ठ वात्सल्य विद्यालय में सुबह 8 बजे से संघ की क्षेत्रीय बैठक हुई। इसमें सर कार्यवाहक भैयाजी जोशी, काशी, अवध, कानपुर व गौरक्ष प्रांत के पदाधिकारियों के साथ विश्व हिंदू परिषद के 15 पदाधिकारी शामिल हुए। पीएम मोदी देव दीपावली के मौके पर वाराणसी आ रहे हैं। इस दिन मिर्जा मुराद के खजूरी गांव में जनसभा आयोजित की गई है। 10,000 लोगों के आने की संभावना है। जनसभा में बुलाने के लिए भाजपा संगठन की ओर से न्योता बांटा जा रहा है। रोहनिया व सेवापुरी विधानसभा में लोगों को न्योता बांटा गया। परिषदीय प्राथमिक स्कूलों में 69,000 शिक्षकों की भर्ती के लिए सुप्रीम कोर्ट की ओर से रास्ता साफ किए जाने के बाद शासन ने शेष 36,590 पदों पर भर्ती के लिए 2 से 4 दिसंबर तक जिलों में चयनित अभ्यर्थियों की काउंसलिंग कराने का फैसला लिया है। बेसिक शिक्षा विभाग की ओर से इस बारे में दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र 5 दिसंबर के बाद वितरित किए जाएंगे। राज्य विश्वविद्यालय और एडेड डिग्री कॉलेजों को अब इकाई मानकर शिक्षकों के पदों पर भर्ती में आरक्षण लागू किया जाएगा। वहीं राजकीय डिग्री कॉलेजों में भी इसे सभी संस्थानों को मिलाकर एक इकाई मानकर आरक्षण लागू होगा। अभी तक विभाग स्तर पर शिक्षक के खाली पदों पर आरक्षण लागू होने पर 5 से कम पद होने पर एससी कैटेगरी के अभ्यर्थियों के लिए सीट नहीं आरक्षित हो पा रही थी और उन्हें नुकसान हो रहा था। अब ऐसा नहीं होगा। 7 जिलों के मुख्य चिकित्सा अधिकारी यानी सीएमओ सहित 13 चिकित्सा अधिकारियों के तबादले कर दिए गए। प्रयागराज व मेरठ में लगातार कोरोना के बढ़ते केस को काबू न कर पाना वहां के सीएमओ के लिए भारी पड़ा। इसके अलावा सीतापुर, गोंडा, ललितपुर, सुल्तानपुर व मिर्जापुर जिलों के भी सीएमओ बदले गए। सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य वी हेकाली झिमोमी की ओर से स्थानांतरण के आदेश जारी कर दिए गए हैं। बिकरू कांड में आरोपित अमर दुबे की पत्नी की जमानत याचिका एक बार फिर खारिज कर दी गई है। बचाव पक्ष ने जमानत के लिए अपर जिला एवं सत्र न्यायालय 13 पास्को में प्रार्थना पत्र दिया था। जमानत अर्जी को लेकर न्यायालय में सुनवाई हुई। अभियोजन पक्ष की ओर से दी गई दलील व बचाव पक्ष की ओर से पेश साक्ष्यों के अभाव में विशेष न्यायाधीश ने आरोपित की जमानत याचिका को खारिज कर दिया। गोरखपुर में फिल्म सिटी बनाने की कवायद के बीच फिल्म की शूटिंग से जुड़ी कठिनाइयों को दूर करने का काम शुरू हो चुका है। किसी भी लोकेशन पर फिल्म की शूटिंग करने की अनुमति लेने के लिए अब नहीं लगाना होगा। अब मुंबई में बैठकर ही प्रोड्यूसर एवं डायरेक्टर इसकी अनुमति ले सकते हैं। इसके लिए जिला प्रशासन की ओर से ऑनलाइन अनुमति की व्यवस्था बनाई गई है। प्रदेश में महिलाओं व बच्चियों के साथ हो रहे दुष्कर्म व हत्या की घटनाओं तथा प्रदेश में बढ़ रहे अपराधों के विरोध में आम आदमी पार्टी ने मेरठ कमिश्नरी व कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया। प्रदेश सरकार को बर्खास्त करने की मांग को लेकर डीएम के माध्यम से राष्ट्रपति को ज्ञापन भेजा गया। योगी सरकार ने 50 की उम्र पार कर चुके 11 पुलिसकर्मियों और कर्मचारियों को जबरन रिटायर कर दिया है। ये पुलिसकर्मी लखनऊ कमिश्नरेट में कार्यरत थे। यूपी पुलिस ने इन पुलिसकर्मियों के काम की समीक्षा की थी। लखनऊ कमिश्नरेट के मुताबिक इन पुलिसकर्मियों और कर्मचारियों की कार्य क्षमता पुलिस विभाग की संस्कृति के अनुकूल नहीं है। अमरोहा में शादी समारोह में उस समय रंग में भंग पड़ गया जब हॉर्स फायरिंग के दौरान दूल्हे के करीबी दोस्त के पेट में गोली लग गई। घटना मंडहैया गांव की है। आरोपी की पहचान दुल्हन पक्ष की ओर से आबिद अहमद के रूप में हुई है और उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। हाथरस मामले में गांव में सीआरपीएफ की कड़ी चौकसी अभी भी बरकरार है। चारों आरोपितों के पॉलीग्राफी टेस्ट को लेकर भी कयासबाजी होती रही। सीबीआई इस मामले में आज हाई कोर्ट में स्टेटस रिपोर्ट पेश करेगी। इस पर भी लोगों की टकटकी है। इस्लामी स्कॉलर, शिक्षाविद, शिया धर्मगुरु और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के उपाध्यक्ष मौलाना डॉक्टर कल्बे सादिक का लंबी बीमारी के बाद लखनऊ के एरा मेडिकल कॉलेज में निधन हो गया। वह 81 साल के थे।